वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से विजिट करके ले सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। यहाँ पे बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको मटेरियल्स मिलेंगे। क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑप्शंस भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी इस क्लास का महत्व आपको पता चलेगा। और क्लास पर ये परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अपना कुछ सेकंड्स देके टार एजुकेशन का सहयोग जरूर करें। सेशन को शेयर करके आपकी जितनी पहुंच है वहां तक, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े और हम लोग प्रोत्साहित होकर और कुछ आगे अच्छा करने का पूरा प्रयास करें जो आपके हित में होगा। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे दोस्तों, इतना जरूर आप लोग से अपेक्षा हम करेंगे, आपका कुछ सेकंड्स। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हु हैज बीन अवार्डेड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल रिसेंटली? हाल ही में किसको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम से ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कौन है ये, तो हाल ही में काफी चर्चा में रहे हैं। ये नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 था, जो हालांकि हुआ है 2021 में, तो टोक्यो ओलंपिक 20 में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा भल्ला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं, ये आप याद रखिएगा। और ये भारतीय सेना में नायब सूबेदार भी हैं अभी वर्तमान में। तो और इससे पहले नीरज चोपड़ा वर्ष 2018 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 2020 में विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सब इनके बारे में याद रखेंगे। और ये गणतंत्र दिवस के ठीक पहले ये सब अनाउंसमेंट होता है। चलिए, अब ये रहा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें। अब देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शंस आपको हाल फिलहाल के इसी तरह के जैसे प्रश्न है वैसे ही ऑप्शंस हाल फिलहाल में हम लोग जो कुछ होगा वो देखेंगे, जो पुरस्कार से ही संबंधित होंगे। चलिए, विनोद शर्मा देखते हैं ये न्यूज में क्यों रहे हैं। तो हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद शर्मा को। और ये जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये इंडिविजुअल भी दिया जाता है और इंस्टीट्यूशनल भी दिया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति को दिया जाता है और किसी संस्था को भी दिया जाता है। तो व्यक्ति में हो गए विनोद शर्मा, इनको दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2022। और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को दिया गया। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बारे में काफी डिटेल में कल के क्लास में हमने चर्चा किया था, तो उतनी डिटेल में अभी प्रत्येक क्लास में वो तो पॉसिबल नहीं है, कल हमने किया था। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं हम कि डेली क्लास में जरूर अटेंड करें। और चलिए, तो ये शॉर्ट में जितना उसमें से जरूरी था वो मैंने यहाँ बता दिया। रतन टाटा क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में एक पुरस्कार है असम वैभव, ये स्पेलिंग हो सकता है दोस्तों अंतर वगैरह हो, तो असम वैभव का यही होना चाहिए। असम वैभव पुरस्कार, बस नाम से याद रखिए। ये असम सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसी से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। रतन टाटा जाने माने उद्योगपति हैं अपने देश के, इन्हीं को असम सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। असम राज्य का राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। हेमंत वहाँ के गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी है। ये सब फैक्ट्स आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे। रोहित कुमार क्यों न्यूज में रहे हैं? तो हाल ही में बिहार विभूति सम्मान या प्राइज कहिए, हिंदी में उसको वही कहेंगे,
बिहार भूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को। ये एक संस्था है लेट्स इंस्पायर बिहार, इसी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य होता है स्वैच्छिक आधार पर कोई व्यक्ति समाज के लिए, भविष्य के लिए, देश के लिए कुछ करता है तो उसे इस जो संस्था है लेट्स इंस्पायर बिहार, इसी के द्वारा बिहार विभूति सम्मान दिया जाता है और वो मिला है रोहित कुमार को। तो दोस्तों पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शंस में भी इतने फैक्ट्स मिले। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज्ड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स? हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 85th, 85वां स्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत तो हो गया 85वें स्थान पे, और इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान, फिनलैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे, और चौथे पर भी बता देता हूँ नॉर्वे है चौथे स्थान पर। तो ये सब फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन से कुछ इंडेक्स हम लोग हाल फिलहाल के लेटेस्ट वो भी यहाँ से ऑप्शंस के थ्रू चर्चा करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आज तक हमने जो भी दिया है आपको प्रश्न में हम देते हैं तो ऑप्शंस बस ये दिखावे के लिए नहीं होता है, ऑप्शन से आपको बहुत कुछ सिखाने का उद्देश्य रहता है। तो चलिए कुछ इंडेक्स हम लोग यहाँ से चर्चा करते हैं। 83rd ये रैंक किस में है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये क्वार्टरली अभी पहली तिमाही 2022 के पहली तिमाही का ये इंडेक्स है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, इसमें भारत का स्थान 83वां था। और पहले स्थान पर जानना जरूरी है तो कौन कौन था? तो जापान और सिंगापुर ये दोनों देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और सबसे खराब प्रदर्शन इसमें सबसे नीचे से नीचे कौन है, जिसे हम लोग आप लोग नीचे से टॉप करना कहते हैं, तो इसमें सबसे नीचे है अफगानिस्तान सबसे नीचे है सबसे खराब प्रदर्शन के साथ। तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। चलिए 56 ये रैंक किस में है? तो हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी हुआ था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट, इसमें भारत का रैंक क्या है? 2021 का है ये। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56 है। और इसमें टॉप किया है कौन? तो इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान, और पहले स्थान की बात करें तो इसमें है स्विट्जरलैंड, ये पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए 66 रैंक किस में है? तो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा अर्थात ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी या सिक्योरिटी था, यहाँ पे जो भी हिंदी में मैं बोल रहा हूँ इसको आप ये सेफ्टी है या सिक्योरिटी है, हो सकता है सेफ्टी ही हो। तो ग्लोबल हेल्थ सेफ्टी इंडेक्स अर्थात वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 66वां है। और इसमें पहले स्थान पर कौन है? USA है। और सबसे खराब प्रदर्शन के साथ सूची में सबसे नीचे कौन है? तो सोमालिया है। ये सब फैक्ट्स आप दूसरे प्रश्न से याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पसंद आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र? मोस्ट इंपोर्टेंट इस साल का ये अवार्ड में से होगा। हाल ही में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बाबू राम। ये बाबू राम कौन है, इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग देखते हैं। देखिए अशोक चक्र देश का सर्वोच्च शीतकालीन इसको कहेंगे पीस टाइम शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक अर्थात ASI जिसे हम लोग कहते हैं बाबू राम, इन्हीं को मरणोपरांत ये सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए 73वें गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 26 जनवरी को इनको बाबूराम को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस में सहायक उप निरीक्षक हैं, इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया है। और मरणोपरांत है तो ये रिसीव कौन किया है? तो उनकी पत्नी रीना रानी और बेटा मनिक, इन दोनों ने जाकर उसे रिसीव किया है। 29 अगस्त इनके बारे में हुआ क्या था मरणोपरांत ये शहीद किसे हुए? तो देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि और कितनी बड़ी अपनी जान को देते हुए देश की सुरक्षा इन्होंने करते हुए अपने आप को शहीद कर दिया देश के लिए।
29 अगस्त 2020 को बाबूराम जो है श्रीनगर में एक ऑपरेशन चल रहा था, कुछ आतंकी सुरक्षा बल पर फायरिंग करके, और आसपास के किसी जगह पर वो लोग छुप गए थे। तो उस दौरान 3 आतंकी थे और उनको इन्होंने उस ऑपरेशन में जाकर मार गिराया, और जब तक मारे नहीं तब तक इनका अपने आप को देश के हवाले नहीं किए, शहीद नहीं हुए। जब तक जान था तब तक गोली चलाते रहे और उन तीनों आतंकियों को वहां पे मारकर ऑपरेशन को खत्म किया इन्होंने, और उसी समय उनका देहांत भी हो गया। और यही बात है, बस ऐसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बाकी तो ये बाबूराम को जो है कौन है, इस सब मैंने बताया। इन्हीं को वीरता पुरस्कार का सर्वोच्च सम्मान जो अशोक चक्र है उससे सम्मानित किया गया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। चलिए दोस्तों, अब बाकी ऑप्शन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो गया था, इस कारण से रोकना पड़ा था। ऑप्शन से हम लोग इसी तरह के कुछ अवार्ड्स देखते हैं हाल फिलहाल के, जिससे आपको परीक्षा में सहयोग होगा, फायदे होंगे। चलिए, दया प्रकाश सिन्हा ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो इनको हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो इस बार जारी हुआ है, उसमें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को। और ये तो हो गया हिंदी का एक। वैसे तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जितने भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष। तो हिंदी में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। एक इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, बाकी सूची आपको पीडीएफ में मिलेगा अन्य लैंग्वेजेज का, जो आपके राज्य स्तरीय परीक्षाओं में हो सकता है फायदेमंद हो। तो इंग्लिश में मिला है, इनका नाम है नमिता गोखला नहीं, गोखले, नमिता गोखले। इनको इंग्लिश भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। इनका एक बुक है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, उसी के लिए नमिता गोखले, और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा। चलिए, इम्तियाज सुलेमान ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो इनको ये भारतीय मूल के अफ्रीकी नागरिक हैं। सबसे पहले ये बात, तो इम्तियाज सुलेमान भारतीय मूल के अफ्रीकन नागरिक हैं। इन्हीं को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, इम्तियाज सुलेमान को साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर अवार्ड। चलिए, एमा रादुकानु ये न्यूज में क्यों रहे हैं, तो ये इनको हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है, ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है एमा रादुकानु को। कौन है ये एमा रादुकानु, तो ये ब्रिटेन के जाने माने टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये सब आप फैक्ट्स तीसरे प्रश्न से पाएं, याद रखिएगा सब। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया, ऑन विच डे हिमाचल प्रदेश स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स फाउंडेशन डे, या स्टेटहुड उसको भी बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, ये 25 जनवरी को मनाया है। देखिए, 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे, ये भी याद रखिएगा, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ये ऐसा प्रश्न आता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में और देखिए, जैसे हम लोग चर्चा किए, 25 जनवरी 1971 को स्थापना। राजधानी इसका 2 है, शिमला समर सीजन के लिए, धर्मशाला विंटर सीजन के लिए, और मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं। वर्तमान में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। चलिए, बाकी ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कुछ डेज हम लोग चर्चा यहाँ करते हैं। 25 जनवरी को क्या हुआ है, अच्छा 25 जनवरी 2 हो गए, तो जवाब ही हो गया प्रश्न का, और यहाँ ऑप्शन में भी आ गया। खैर कोई नहीं, 25 तारीख से मुझे 1-2 डेज अभी याद है, मैं आपको उसको चर्चा करता हूँ। 25 जनवरी को ये तो हो गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना है, 25 जनवरी को वो दिवस मनाया गया है राज्य द्वारा। और 25 जनवरी को एक और डेज है, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे किस दिन मनाया गया है, नेशनल टूरिज्म डे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। इसके अलावा 25 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण डेज है, क्या है, तो नेशनल वोटर्स डे ये भी मनाया गया है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया गया है 25 जनवरी को ही। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये भी मनाया गया है 25 जनवरी को ही। चलिए, ये सब आप याद रख सकते हैं। मतदाता से बातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो 1-2 लाइन मैं उसमें बता दूं।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट इस समय, क्योंकि 5 राज्यों में, भारत के 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव जारी हैं। चलिए, तो सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो कौन कौन है? तो राजीव एक कुमार हैं और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे एक दूसरे चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य हैं सुशील चंद्रा। चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी इसी महीने में हुआ है, 25 तारीख को ही, 25 जनवरी 1950 को हुआ है और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। चलिए, तो ये सब फैक्ट्स पहले से। तीसरा ये देखते हैं दूसरा ऑप्शन, 23 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो बिल्कुल याद होगा, पिछले क्लास में हमने कराया है, पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को। कि पराक्रम दिवस है क्या ये? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पराक्रम दिवस मनाया गया है 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और इस बार इनका 125वां जयंती मनाया गया है। और ये तो पराक्रम दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार इस दिवस को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को, एक अलग दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस में? तो देश नायक दिवस के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार मनाता है। 125वीं जयंती था नेताजी का इस बार, उन्हीं के जयंती पर पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। चलिए, 24 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी डेज है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। जब ये याद रखिएगा, 24 जनवरी को एक और दिवस है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये दोनों 24 जनवरी को दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक चिन्ह को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। इजराइल के साथ 30वीं वर्षगांठ संबंधों का 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्पेशल स्मारक चिन्ह लॉन्च किया गया है। चलिए, इजराइल के बारे में देख लेते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल के में मुद्रा क्या चलता है? इजरायली न्यू शेकेल। तो ऑप्शन आपको अगर आएगा एग्जाम में तो ये इजरायली नहीं लिखेगा, कि ये सब इस तरह का ऑप्शन रहेगा, तो न्यू शेकेल। और प्रधानमंत्री वहां पे नाफ्ताली बेनेट हैं, ये नए बने हैं, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट इसाक हरजोग, ये भी मुझे लगता है शायद नए ही बने हैं, खैर ये पुराने हो या नए हो आपको याद रखना है। करेंसी और कैपिटल इसका जरूर याद रखना है, वो ज़्यादातर पूछा जाता है। और नया अपॉइंटमेंट है पीएम या प्रेसिडेंट का, तो वो भी पूछ लिया जाता है। आइए कुछ ऑप्शन से देखते हैं हम लोग, हाल फिलहाल में ये देश क्यों न्यूज में रहा है। तो डेनमार्क ये न्यूज में क्यों रहा है? तो हाल ही में हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान अर्थात रिसर्च करने के लिए, ग्रीन फ्यूल जिसे कहेंगे, या हरित ईंधन पर रिसर्च के लिए भारत सरकार डेनमार्क के साथ समझौता किया है। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो, यहाँ पे आप सुन के चलेंगे। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। मुद्रा वहाँ पे क्या चलता है? तो डेनिश क्रोन वहाँ पे मुद्रा है। चलिए, स्पेन क्यों न्यूज में रहा है? तो हाल ही में भारत सरकार जो है सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए स्पेन के साथ समझौता किया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और स्पेन में मुद्रा क्या चलता है? तो यूरो चलता है। नेक्स्ट है वियतनाम, ऑप्शन में हम लोग का वियतनाम के साथ देखिए, भारत सरकार जो है डिजिटल मीडिया क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ? तो वियतनाम के साथ समझौता किया है। वियतनाम का राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम का राजधानी हनोई है। वियतनाम का राजधानी हनोई है और वियतनाम का में मुद्रा क्या चलता है? वियतनामी डोंग। और वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो नगुयेन जुआन फक। और प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है? पहले प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री अब देखिए यहाँ पे वो नए बने हैं इसलिए बताना जरूरी मैं समझता हूँ। मिंच चिन्ह CPB, ये प्रधानमंत्री का नाम है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये सभी प्रश्न 5 प्रश्न हम लोग MCQ के साथ देखें। अब कुछ प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, देखिए अभी बने रहिए, काफी महत्वपूर्ण है और ये हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चर्चा करते हैं। नीचे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों लगा हुआ है, आप बने रहिए। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है? तो ये 26 जनवरी को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस।
ये विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा स्थापित है और इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का विकास दर GDP कितने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 9%। एक्चुअली ये पहले इससे 8.5 का अनुमान लगाया था, लेकिन दोबारा में जो है 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करते हुए अब 2022-23 के लिए भारत का GDP विकास दर 9% का अनुमान लगाया है IMF ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म IMF का होता है। स्थापना 1944 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। चेयरपर्सन इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट इसमें अभी हाल ही में नए बने हैं पियरे ओलिवियर गौरिनचास, और ये बने हैं गीता गोपीनाथ के स्थान पर, जो अपने भारतीय मूल की अमेरिकन है। गीता गोपीनाथ के स्थान पर बने हैं ये चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री IMF में, याद रखिएगा। और गीता गोपीनाथ जो है अब IMF में ही मुख्य डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट पर चली गई हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। मुझे याद था तो चर्चा कर दिया। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे तो पहले क्या, मैंने कल ही विश कर दिया था गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बीतने के बाद भी। चलिए तो ये देखते हैं। देखिए 26 जनवरी 2022 को भारत, ये आप याद रख सकते हैं, कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 73वां गणतंत्र दिवस इस बार हम लोग मनाए हैं। हम कई बार लोग इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। 26 जनवरी 1950 से लगेंगे जोड़ने, और जोड़ते जोड़ते एक वर्ष इधर या उधर कर देंगे। तो आप याद रखिएगा 73वां गणतंत्र दिवस इस बार हम लोग मनाए हैं। और वैसे हम लोग स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अभी चल रहे हैं, तो इस अवसर पर पूरे वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से मजबूत संविधान देश में नहीं था और हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही आधार पर शासन व्यवस्था देश की चल रही थी। तो देश में काफ़ी शॉर्ट में हम आपको बहुत कुछ इसमें बता देते हैं, भारतीय संविधान और क्यों ये मनाया जाता है। तो देश में एक नई और मजबूत संविधान के निर्माण के लिए 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया और इसके उपरांत 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास के बाद देश में 24 जनवरी 1950 को एक मजबूत और दुनिया के सबसे बड़े संविधान का निर्माण बनकर तैयार हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इसी दिनों को चिन्हित करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 2-3 पॉइंट्स में ही मैंने आपको कितना कुछ यहाँ पे स्पष्ट कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे और यहाँ से बहुत कुछ जीके के लिए आपको इसमें से पॉइंट आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस के समय में ही इसकी घोषणा पूर्व संध्या पर एक दिन पहले कर दिया जाता है। हालांकि इसको दिया अभी नहीं जाता है, बाद में दिया जाता है। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं। इस वर्ष राष्ट्रपति ने नीचे दिए गए, अभी लिस्ट में नीचे दिया हूं, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए सूची। तो इसमें 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी उन्होंने दिया है राष्ट्रपति ने, और जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस पुरस्कार पाने वालों में 34 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी, NRI, POI, OCI ये सब, और 13 मरणोपरांत भी लोग हैं इसमें, जिसको ये पद्म पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया है। और 10 व्यक्ति कौन शामिल हैं मरणोपरांत श्रेणी के विजेताओं की श्रेणी में 10, ये ठीक है, ये पता नहीं 10 क्या मैंने दिया है। चलिए ये इतने टोटल आप याद रखिएगा, 128 पद्म पुरस्कार को मंजूरी राष्ट्रपति ने दिया है। और क्या क्या महत्वपूर्ण है, बने रहिए आप, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए पद्म पुरस्कार जो है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जो 3 श्रेणियों में जैसे होता है। एक तो सबसे बड़ा पद नागरिक सम्मान हम लोग का क्या होता है, भारत रत्न होता है, और उसके बाद ये 3 श्रेणी में अन्य नागरिक सम्मान जो है देश का सबसे बड़ा ये है। कौन कौन, तो पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये उसके बाद पद्म भूषण तीसरा सबसे बड़ा, और पद्मश्री चौथा सबसे बड़ा सम्मान है भारत में नागरिक सम्मान के रूप में। और ये विभिन्न विषयों गतिविधियों क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य,
सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, जिसे पब्लिक अफेयर कहते हैं, इन सभी क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए प्रयास के लिए दिया जाता है। और असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए देखिए, अब वो तीनों पुरस्कार किसमें किसमें दिया जाता है वो यहाँ पे है। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है, और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है। और इसका घोषणा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। और ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जो जनरली मार्च से अप्रैल महीने के आसपास में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। उसी में इसको व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हम लोग यहाँ देखेंगे, बाकी का सूची हम यहाँ पे नीचे आपको लगा दिए हैं। सबसे बड़ा है इसमें पद्म विभूषण, जो 4 व्यक्तियों को दिया गया है 2022 का। पहला है सुश्री प्रभा अत्रे, कला के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र से आते हैं। श्री राधेश्याम खेमका, जो मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, ये देखिए उतार हो गया है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत सिविल सेवा पब्लिक अफेयर से, उत्तराखंड से आते हैं। जनरल बिपिन रावत के बारे में आप लोग सब लोग जानते ही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पिछले महीने दिसंबर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका बहुत ही दुखद देहांत हो गया था। और चीफ ऑफ डिफेंस थे ये भारत के पहले। बस इतना याद रखिएगा। तो इनको मिला है इस बार पद्म विभूषण सिविल सेवा में, उत्तराखंड से ये आते थे, मरणोपरांत दिया गया है। एक है श्री कल्याण सिंह, इनको भी मरणोपरांत, पोस्टथॉमसली इंग्लिश में इसको बोलते हैं, सार्वजनिक मामलों अर्थात पब्लिक अफेयर, उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं, ये उत्तर प्रदेश होगा। तो ये हो गया पद्म विभूषण, सबसे बड़ा जो इसमें है। उसके बाद पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है, इसकी सूची में यहाँ पे दिया हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण है ये श्री गुलाम नबी आजाद, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, जम्मू कश्मीर क्षेत्र से, इनको दिया गया है। कुछ इसमें से 17 ये है। उसके बाद आपको देखिए पद्मश्री है, 107 लोगों को दिया गया है। सभी का सूची आप जब इसका PDF डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना 107 128 लोगों को नाम को करना पॉसिबल भी नहीं है, आपके लिए उतना फायदेमंद भी नहीं है। आप इस PDF को पढ़िएगा, महत्वपूर्ण नाम जो आपको दिखेंगे उसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। PDF लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग, ये कल का क्वेश्चन है, 2 ठो मैं यहाँ पे रिपीट कर दिया हूँ, क्योंकि आज मुझे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 8 ही ठो मिले थे, 2 ठो कल में से मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है, काफी महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देखेंगे। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की कौन सी टीम अपना नाम परिवर्तन किया है? तो लखनऊ। तो सबसे पहली बात तो कुछ लोग कहते होंगे लखनऊ कौन सी टीम है, तो ये बिल्कुल नई टीम बनी है, लखनऊ। और एक और टीम का नाम बता दूं आपको, हैदराबाद। ये 2 ठो टीम नई बनी है, लखनऊ और हैदराबाद, जिसमें से लखनऊ अपना नाम बदलकर अब कर दिया है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स अब इसका नाम हो गया। और एक और नया टीम है हैदराबाद, वो भी है। तो ये तीनों बातें आप याद रखिएगा। अच्छा, लखनऊ जो अपना नाम बदल के लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया, इसके मालिक कौन है? संजीव गोयनका है। जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स के ये हैं शाहरुख खान है, उसी तरह से। और नई टीम जो लखनऊ सुपर जायंट्स है के कप्तान के रूप में KL राहुल को रखा गया है, ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के निर्णायक प्राधिकरण, जिसे एजुकेटिंग अथॉरिटी कहते हैं, का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये विनोदानंद झा को बनाया गया है। और ये क्या करता है? तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, धन शोधन निवारण और धन शोधन संपत्तियों की जब्ती को रोकने के लिए ये NDA सरकार द्वारा नियमित एक भारत का संसद का अधिनियम है, यही काम करता है ये। और इसी के लिए और निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष ये 5 वर्ष के लिए विनोदानंद झा को बनाया गया है। विनोदानंद झा सेवानिवृत्त IRS अधिकारी, IRS अर्थात इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जैसे IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी से नीचा रैंक होता है ये। उस IAS के बाद IFS है, IPS है, ये सब रैंक होता है ना, उसी तरह ये इन सभी के नीचे होता है IRS। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे ये अधिकारी विनोदानंद झा, इन्हीं को अगले 5 वर्ष के लिए ये बनाया गया है। तो ये सब आप फैक्ट्स याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? कल के क्लास में मैंने कराया था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में अवश्य दें, उम्मीद करूंगा याद होगा।
नहीं याद होगा तो कल का क्लास आप लोग देखेंगे या गूगल करके कमेंट जरूर करें ताकि आपको ये याद हो जाए। दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं कि बीच में ज़्यादा बार बार डिस्टर्ब मैं नहीं करना चाहता आप लोग को। NTPC ग्रुप डी SSC आधारित प्रैक्टिस सेट, फ्री प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू कर दिए हैं और बहुत कुछ। तो आप लोग चैनल पर विजिट जरूर करें यूट्यूब का, और वेबसाइट पर भी सब कुछ वहाँ पे आपको ये सब मिलेंगे। तो और चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर टायर एजुकेशन के इन सभी क्लासेज को शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग जरूर कर दे दोस्तों। इसमें कुछ सेकंड्स में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोग को बहुत कुछ मिलेगा, और ये मिलेगा तभी हम लोग प्रोत्साहित होकर और बेहतर करने का काम करेंगे। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कोई भी क्लास आपको छूटे नहीं, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।